नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों को लेकर मचे सियासी घमासान की। ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुस्लिम मतों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक, जो बीते कई दशकों से लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार उस पर कई दावेदार हैं। मुसलमानों का कुछ हिस्सा मायावती को भी मिलता रहा है। दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे वो कई बार सत्ता में आ चुकी है। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी जब उन्होंने सर्व समाज का नारा दिया तब बनी, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही मुस्लिम मतों को अपने साथ जोड़ने में हमेशा से कामयाब रही। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दो ऐसे क्षेत्रीय दल जिन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ करके अपना एक वोट बैंक तैयार किया, जिसमें कॉम्बिनेशंस अलग अलग बैठा ले गए। कहीं यादवों के साथ मुस्लिम, तो कहीं दलितों के साथ मुस्लिम, तो कहीं दूसरी जातियों के साथ मुस्लिमों को जोड़ करके तमाम सियासी दल अपनी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। इसमें भी शक नहीं कि ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई। कभी 3 तलाक को मुद्दा बना करके, तो कभी पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से मुस्लिम मतों में सेंधमारी की जाए। कुछ हद तक कामयाब भी हुई और इसका एक जीता जागता उदाहरण यह है कि अभी जो बीते समय निकाय चुनाव संपन्न हुए, पहली बार 600 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिए। पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों की शिरकत होती है। लेकिन इस बार हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक पैटर्न ये भी देखने को मिला है कि विधानसभा के चुनाव में जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है, लोकसभा का चुनाव आने पर वही मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। 2009 में हमने देखा कि किस तरीके से 21 सांसद कांग्रेस पार्टी लेकर के आए। 2014 में भी ये देखा गया कि रुझान मुसलमानों का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ था। 2019 में भी यही पैटर्न देखने को मिला और यही वजह थी कि भले ही कांग्रेस बहुत बड़ा नंबर ना ला पाई हो, उसको मात्र एक सीट से संतोष करना पड़ा हो, लेकिन मुसलमानों के बिखराव की वजह से समाजवादी पार्टी भी बहुत बेहतर नहीं कर पाई। उसके पास भी 5 ही सीटें रह गई, जैसा कि 2014 में थी। तो अब कांग्रेस पार्टी अजय राय के नेतृत्व में मुसलमानों को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। और अभी जो विधानसभा चुनाव हाल में ही संपन्न हुए 5 राज्यों के, हमने देखा कि मुसलमानों के दम पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और बाकी 3 स्टेट जो हिंदी पट्टी के थे, वहां पर भी मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को किया। यही वजह थी कि जो टक्कर देखने को मिली वो सीधी टक्कर थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कवायद होने जा रही है। अभी यात्राओं का दौर शुरू होने जा रहा है, उसमें भी मुसलमानों को जोड़ने की भागीदारी की बात की जा रही है। इसके अलावा अजय राय खुद आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर की जेल पहुंच गए थे और उन्होंने एक अपील भी की थी कि मुसलमान अब अपने पुराने घर यानी कांग्रेस में वापस आ जाए। तो मुस्लिम मतों को लेकर के जो ये खींचतान चल रही है, उसमें किसके हिस्से में जाएगा मुसलमान, आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दीपक बघेल जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बघेल साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, आप हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा तारिक साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तारिक खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह निषाद जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और लखनऊ के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नावे शिको भी इस चर्चा में आज भागीदारी कर रहे हैं। नावे साहब, आपका भी बहुत स्वागत, आप भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट हमको स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जल्द ही हमको वो भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कुंवर सिंह निषाद जी, एक बड़ी कोशिश, एक बड़ा प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का। इस प्रयास को बीजेपी को शायद भले कोई नुकसान ना हो, बसपा को भले कोई नुकसान बहुत खास ना हो, लेकिन ये सीधा आक्रमण कहा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कर रहे हैं। मानस जी, जैसा आप कह चुके हैं कि विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं और लोकसभा की परिस्थितियां जो राष्ट्रीय परिदृश्य में है वो अलग होती हैं। तो हमारी तरफ से जो प्रयास है, हमारी तरफ से सभी समाजों को जोड़ने का प्रयास है। उसमें मुस्लिम समाज भी है, पसमानदा समाज भी है
जो पिछड़ा, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी समाज है, हम सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और हमारा एक कांग्रेस पार्टी की एक खासियत रही है, और ये हमारे लिए हितकर भी है और हानिकर भी रही। किसी जाति, मजहब, पार्टी उनके नहीं है। हम हमेशा सर्व समाज के जो हित और भागीदारी की जो बात होती है, सर्व समाज का जो सम्मान जिसमें होता है, हम उस तरह की पार्टी विचारधारा हमारी रही। गांधी जी की सोच थी कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो हमारे मन में जहर बोता है वो इंसान बुरा है। तो हम जो नफरती विचार है, जो ऐसी विचारधारा है जो हमारे बीच में नफरत पैदा करती है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इतना जरूर कहना चाहेंगे, हम यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से हमारी यात्रा शुरू होगी, और हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक संदेश देने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से लोगों का शोषण हुआ है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ सब लोगों को एक होना चाहिए। और रही बात सपा और बसपा के वोट के विघटन की, तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि भाई हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो यात्राएं निकालेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर हमको चुनाव लड़ना है। तो हमारे जो प्रयास है उनका फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा, बहुजन समाज पार्टी को भी होगा, और कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं उन सबको इसका लाभ होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और हमारा इतिहास रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से लेकर खान अब्दुल गफ्फार साहब से लेकर और आज तक जो हमारा इतिहास रहा है कि हमने मुस्लिम समाज को सम्मान, हक, हिस्सा और भागीदारी देने का काम किया है। चलिए तारिक साहब के पास चलते। तारिक साहब, लेकिन कुछ कड़वाहट, कुछ कसक समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में नजर आती है जब जब कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा और समाजवादी पार्टी की झोली खाली रह जाएगी मुस्लिम मतों से? एक बात ये लगातार उठती है, या ये बात की कोशिश हमेशा रहती है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं काफी दिनों से, कि मुसलमान वोट बढ़ जाए और बटे उनमें जिन लोग उन पे अपना अधिकार जमाते हैं कि भाई मुसलमान हमको वोट दे दे, थोड़ा कांग्रेस को दे दे और थोड़ा दे दे समाजवादी पार्टी को और थोड़ा बीजेपी को भी दे दे। अरे भाई याद आ गया, पसमंदा, जिसको ये लोग पसमंदा कहते हैं भाई, वो बीजेपी को भी दे दे। तीन तरफ बढ़ जाए मुसलमान तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान की बात इतनी ज्यादा करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मुसलमान को वोट कहां देना है वो लगातार तय करता है। क्या बीजेपी को वोट नहीं दे रहा मुसलमान? 2009 के लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन रिटर्न में बीजेपी ने क्या दिया? 0। लोकसभा में 0 टिकट। क्यों नहीं देते भाई आप? क्यों नहीं देते आप मुसलमानों को टिकट? क्यों नहीं देते हैं? क्या एलिजिबल लोग नहीं है? अरे ढूंढिए किसी को। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो असली बैकडोर से एंट्री एक आध लोगों को दे दिया और दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया, चलिए ठीक है, मगर विधायक भी तो बनाइए, डायरेक्ट असेंबली का विधायक बनाइए एक आध। और रही बात फिर हमारे और कांग्रेस के बीच की, देखिए गठबंधन होता है नहीं होता ये आगे की देखने की बात है। और मुसलमान किसको वोट देता है? मैं तो चाहता हूं मुसलमान पूरा का पूरा बीजेपी को वोट दे दे, मगर उनके लिए काम तो करिए। काम आपके लाजवाब है मुसलमानों के लिए भाई। आपने कमेटी बैठा ली कि उनके हम मदरसों की जांच करेंगे, फिर मदरसों की आधुनिकीकरण करेंगे, और आधुनिकीकरण के बजाय बता दिया कि विदेश से फंडिंग आ रही है। अरे लोग चंदा देते हैं विदेश से, आप रोक दीजिए या तो चंदे के आने को, तमाम चंदा आता है विदेश से। ये आधुनिकीकरण किया। समाजवादी की सरकार 2017 में गई, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का बजट था 3400 करोड़, अब वो हो गया 1500 करोड़। वाह भाई वाह, ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं। अगर नितिन गडकरी का बजट कम कर दिया जाएगा तो रोडें ज्यादा बनेंगी। ये इतना अच्छा लॉजिक है भारतीय जनता पार्टी का। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी कहां कह रही कि हमको सारे मुसलमान वोट देते हैं। मेरा सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी आपको
आपके खाते से मुस्लिम वोट बैंक चुराने में, हथियाने में, सेंधमारी में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि देखा यह गया है कि अखिलेश यादव तुरंत नाराज हो जाते हैं। ओवैसी जी जैसे ही उत्तर प्रदेश में आएंगे, तुरंत अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता उनको बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर देंगे। अभी जब कोई दूसरा कोई पार्टी अगर मुसलमानों की बात करेगी तो आपको बुरा लग जाता है। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, साथ से अब मिलेंगे तो बुरा लग गया समाजवादी पार्टी को। तो मुस्लिम मतों में क्या आपका एकाधिकार है समाजवादी पार्टी का? किसी के बाप की बपौती थोड़ी ना है मुसलमान वोट। मैं बार बार कहता हूं ये बात, किसी की नहीं है। मुसलमान का जहां मन करेगा वोट करेगा। अभी आप ही ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस में चला जाता है, फिर चला जाए कांग्रेस में। हम रोक पाएंगे? हम कहां रोक पाएंगे? हम तो भाई ये कोशिश करते हैं कि सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, और मुसलमानों के साथ तो खासकर भारतीय जनता पार्टी जितनी ज्यादती कर रही है, आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ ऐसा। जुल्म की इंतहा कर दी मुसलमानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इस बात को कहने में 1% मुझे शक नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आजादी के बाद जितना बुरा वक्त देखना पड़ा है, उतना बुरा वक्त आजादी के बाद आज तक नहीं देखा। आजादी से पहले भी नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर भी 10% इनको वोट दे देता है, पता नहीं कौन सी आस में। अरे कुछ तो कर दीजिए। और रही बात कांग्रेस की, भाई कांग्रेस अगर उनके लिए अच्छा करने का करेगी, हमने अगर कुछ अच्छा किया था, हमें नहीं लगता कि हम कुछ मुसलमानों के लिए कर पाए, लेकिन अगर जर्रा बराबर कर पाए ये समाजवादी पार्टी, तो उसके एवज में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है। पेट में दर्द तो हो रहा है लोगों को। और अगर कांग्रेस ने किया है तो उसके एवज में कांग्रेस को भी देता है। अब लोकसभा में पूरा उठा के कांग्रेस को दे दे मुसलमान वोट, तो हम क्या रोक लेंगे उनको हाथ पकड़ के? अभी नरेंद्र मोदी का हाथ ओबीसी छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी लौट जाएंगे पैर को पकड़ के, ए ओबीसी रुक जाओ। ऐसा कोई कर सकता है क्या? हम कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में अगर मुलायम सिंह यादव के वक्त से और अखिलेश यादव तक कुछ किया होगा, जर्रा बराबर कुछ किया होगा, तो मुसलमान हम लोगों को वोट देगा। और नहीं किया होगा तो हम लोगों के 110 विधायक न होते, कम हो जाएंगे। जिस दिन कम हो जाएंगे उस दिन अपने आप ये बात प्रमाणित हो जाएगी। समाजवादी प्रवक्ता समझ के मत सुनिए मुझको, अपने आप ये प्रमाणित हो जाएगी कि हमने इन 20-30 सालों में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व में और नेताजी के समाजवादी पार्टी के अस्तित्व से पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर गरीब के लिए, और मुसलमान ही सबसे ज्यादा गरीब है, इस बात को सच्चर कमेटी भी कहती है। और इन्हीं को ये लोग पसमंदा बता बता के इन लोगों का वोट लूटते हैं, मुसलमानों का वोट लूटना चाहते हैं, और रिटर्न में उनको कुछ नहीं देना चाहते, रिटर्न में उनको जिल्लत इज्जती देना चाहते हैं बस। चलिए, नावे शिको साहब है हमारे साथ, उनसे भी एक बार राय लेते हैं, उनका भी इस पे क्या राय है जान लेते हैं। नावे शिको साहब, बहुत लंबे समय से आप जर्नलिज्म में हैं, कई सारी सरकारें आई गई, आपने देखा जो मुस्लिम वोट बैंक है, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी उस पर ज्यादा प्रयास कर रही है? और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? क्या आगे सियासी समीकरण बन सकते हैं मुस्लिमों को लेकर के? देखिए, आपकी डिबेट का जो आज खास सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सच्चाई से जुड़ा हुआ है। मुझे भी यही लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो खींचातानी, मनमुटाव, प्रतिद्वंदिता, टकराव, तू तुकार तक जो नौबत आई है, उसकी मुख्य वजह यही। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबे समय तक विश्वास किया है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया है। नेताजी जब मुख्यमंत्री होते थे, खास तौर से बहुत सारी योजनाएं होती थी, उर्दू टीचिंग में टीचर में भर्तियां होती थी और तमाम इस तरह की चीजें होती थी, होती रही, अखिलेश यादव में भी होती रही। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें मैंने अपनी आंखों से, मैं ग्राउंड पे था, इतना झोली भर भर के ही वोट नहीं दिया है। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को टोटल वोट प्रतिशत जो है इस बार अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को मिला है। भले ही वो हार गए, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इतना वोट कभी नेताजी के टाइम में भी नहीं मिला था। और खास तौर से मुसलमानों ने, मेरे हिसाब से आंकड़ा कुछ भी बताए, करीब 90-95% दिया है। और सिर्फ दिया ही नहीं है, एकजुट हुए हैं,
दूसरी बात ये कि वोट देने निकले हैं इस जज्बे के साथ कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा सकती है, इसलिए निकल जिता दो, कहीं किसी का वोट रुक ना जाए। एक भी वोट नहीं कटा। मैं ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूं। विधानसभा चुनाव में मैं कई बूथों पे सक्रिय था। मैंने देखा कांग्रेस, बसपा, आप और तमाम अलग अलग दलों के मुस्लिम कार्यकर्ता, बस्ते लिए लोग बैठे जो थे कांग्रेसी, वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, भाई लड़ाई यही हो रही है, क्यों वोट खराब करें। ये स्थिति थी, इस बात में कोई शक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। इंडिया गठबंधन का स्वरूप जब शुरू होने से पहले की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये सुगबुगाहट हो रही थी कि सारे दल एक हो जाए, नीतीश कुमार जी ने ये चर्चा शुरू कर दी थी और थर्ड फ्रंट से कोई फायदा नहीं होगा और सब लोग जब कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, सारे दल हो जाएंगे, तब ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है, उसको उसके सामने आया जा सकता है, नहीं तो कोई भाजपा से लड़ नहीं सकता। उस समय जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उस वक्त ही अखिलेश यादव जी घबरा रहे थे इंडिया गठबंधन के स्वरूप को महसूस करके। और आपको याद होगा वो थर्ड फ्रंट की जो शुरुआत हुई थी तो उन्होंने विजिट की थी। कई जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसमें अखिलेश यादव जी का भी एक भूमिका थी और सुगबुगाहट थर्ड फ्रंट की होने लगी। उसके बाद वो मामला दब गया, नीतीश कुमार जी की कांग्रेस से बात हुई, अखिलेश यादव ममता सबसे बात हुई और फिर बाद में ये आपका इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बनने लगा। उससे पहले जब इंडिया गठबंधन का स्वरूप बनने वाला था, अखिलेश यादव को मुझे लगता है ये डर था कि अगर इंडिया गठबंधन बनता है और कांग्रेस को 10-15 सीटें दी भी जाती हैं, हम दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और कांग्रेस अगर 7-8-9 सीटों पर जीत जाती है तो उसका पैर उत्तर प्रदेश में जम जाएगा। लोकसभा में नुकसान नहीं होगा, लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी की फायदा होगा गठबंधन से। ये उनके अपने मन के विचार हो सकते हैं, ये मेरा अंदाजा है। लेकिन जब पैर जम जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये खतरा उनका बना हुआ था और इस खतरे की जांच पड़ताल करने के लिए आपको पता होगा कि अखिलेश यादव जी ने लखनऊ के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया दावत पर, उनसे बात की, बड़ा पर्सनल, बहुत खामोशी के साथ। और उन्होंने कहा कि आप बताओ, उसमें कई पूर्व आईएएस थे, कोई अदीब थे, कोई शायर था, कोई सोशल वर्कर था, कोई राजघराने का था, इस तरह तमाम करीब 60-70 लोगों के साथ उन्होंने बहुत पर्सनल बात की और कहा कि क्या रुख है, आप पर्सनल बताइए। तो लोगों ने एक मत होकर कहा कि भाई ये बात तो सही है कि आपके साथ विश्वास जुड़ा रहा, समाजवादी पार्टी को वोट विधानसभा में दिया, लेकिन अब कुछ नाराजगी नजर आ रही है और मुसलमानों का, मुस्लिम समाज का रुख कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। उसके कुछ वजूहात हैं, कई वजह हैं। एक वजह ये कि बहुत शिद्दत के साथ वोट देने के बाद भी समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा नहीं सकी। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं आप फ्रंट में मुस्लिम पैरवी में सामने नहीं आते, जमीन पे नहीं आते हैं। आजम खान के मसले को लेकर हल्ला मचा कि आप जेल में उनसे मिलने एक बड़े दबाव के बाद और बहुत मुद्दत के बाद गए। और आपको याद होगा मैंने एक खबर भी लिखी थी, वो बहुत ही वायरल हुई थी। उसमें था कि जितनी शिद्दत से उन्होंने, अखिलेश यादव ने सारस मामले को लेकर उठाया और 6 बार ट्वीट किया, 10 बार बाइट दी, तो आजम खान गए गुजरे थे, उससे कहीं कम उनके मसले पर वो बोले। ये तमाम बातें वहां पर अखिलेश यादव और मुस्लिम समाज के बीच में हुई और उनको साफ इशारा दे दिया गया कि भाई कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं का रुख जो है आपकी तरफ से कांग्रेस की तरफ आ रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि लोकसभा में, जैसा आपने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस पर थोड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका एक अपना वजूद है, कहीं चला जाता। ये बातें उन्होंने महसूस की और यहां से शुरुआत हो गई थी कहीं ना कहीं इस बात के डर की, इस भय की। और उसके बाद में तमाम चीजें हुई और टकराव भी बढ़ते गए और अखिलेश यादव को लगा कि ये कहीं ना कहीं हमें घातक पैदा हो, मतलब एक खतरनाक बात पैदा हो सकती है। और ये सिलसिला शुरू, और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस की जब खुली हुई मीटिंगें हुई बाकायदा कांग्रेस कार्यालय में, तो वहां की कार्यकर्ता, वहां के वर्कर्स, वहां की कोर कमेटी के लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म पे बाकायदा प्रेस नोट देके कहा कि हमारी राय यह है कि समाजवादी पार्टी से बेहतर बसपा है। क्योंकि उनका इरादा ये था, उनकी गलतफहमी कहिए, खुशफहमी कहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, कॉन्फिडेंस कहिए कि 20% मुसलमान झोली में आके बैठ ही गया है, कांग्रेस को ये लगने लगा।
और कांग्रेस ने ये कहा कि अगर मुसलमानों के साथ में दलित आ जाएगा तो बसपा हमारे लिए मुफीद होगी। वो सब बातें अलग हैं कि बसपा ने बाद में मना कर दिया, तमाम बयान बहन जी देती रही और अब तक दे रही हैं, उधर टकराव पैदा हो गया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के बीच जो मनमुटाव है अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि हमारा जो सबसे बड़ी ताकत है, देखिए एमवाई फैक्टर जो शुरू से चला था और अब तक है, अब तो पीडीए हो गया है, क्योंकि उनको लगता है एमवाई में कैसे जीत जाते थे, 25-30% पे जीत होती थी, अब 25-30% पे जीत नहीं होती है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई और कांग्रेस और बसपा इतनी कमजोर हो गई कि अब तो 40 से 50% आपको वोट लाना होगा। तो एमवाई से काम तो चलेगा नहीं, आपको पिछड़ों को भी अपने साथ में लाना होगा, तो उस पर वो पीडीए पे काम कर रहे हैं। लेकिन 20% मुसलमान एकजुट हो, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ आई है देश में और उत्तर प्रदेश में, तब से कथित तौर से मुसलमान जो डरता है भाजपा सरकारों से, तो उसका डर बढ़ गया, तो उसमें एकजुटता पैदा हो गई। वो वोट अपना बिखेरता नहीं है, वो वोट शिद्दत से देता है। उसका अगर 60% पहले वोट पड़ता था तो अब 80% वोट पड़ता है। और पहले अगर वो 50-50 बढ़ जाता था, जैसा आपने कहा कि सपा में भी जाता था, बसपा में भी जाता था, कांग्रेस में, अब जब से वजूद से आई है भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई है, तो ये एकजुट होकर ये समाज वोट करता है। और मुझे लगता है कि ये आर या पार होगा। अगर ये बात सच है कि कांग्रेस की तरफ रुझान हुआ है, तो अखिलेश यादव की झोली खाली भी हो सकती है, क्योंकि बंटवारे की संभावना इसलिए कम है क्योंकि इस कौम में एक शऊर पैदा हो गया है, भले ही वो डर से पैदा हुआ हो कि अपने वोट को भटका। ऐसे में कहीं ना कहीं फायदेमंद यही होगा। जी चलिए, दीपक बघेल जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बघेल साहब। चूंकि आप इस चर्चा में थोड़ा सा देर से शामिल हुए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि जो विषय है हमारा, वो तो आपको पता ही है कि जो सियासी परिदृश्य बना हुआ है इस वक्त मुसलमानों को लेकर के, एक सियासी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय के नेतृत्व में यह बराबर कोशिश हो रही कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाए, क्योंकि देश में बीजेपी के मुकाबले अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज में जिससे जब हम बात करते हैं, तो दो जो चुनाव बीते हुए 14 और 19, इसमें मुसलमानों ने वोट तो कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को भले ही फायदा नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि उनका आंकड़ा 5 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। अभी जो उपचुनाव, उसमें 2 सीटें और चली गई। खैर, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मुस्लिम मतों को लेकर के प्रयास कर रही है, और बीते कुछ समय में देखा गया कि कुछ फीसदी हिस्सा आपका मुसलमानों को मिल जाता है, इसीलिए आप सहारनपुर या मुस्लिम बहुल इलाकों में भी आप चुनाव जीत जा रहे हैं। अब ये समझने की कोशिश की जा रही है इस डिबेट के जरिए कि मुस्लिम मत अगर एक मुश्त जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे रोकेगी? मानस जी, देखिए, पहले एक बात तो स्पष्ट हो जाए कि कोई भी वोट बैंक नहीं होता। समय समय पर सारी धाराओं के अंदर इंसान अपना वोट करता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का, वो अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी के नेतृत्व को देखता है, पार्टी की नीतियों को देखता है और उसको देखकर वोट करता है। हो सकता है कुछ लोगों ने मुसलमानों को बरगलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले लोगों को यही भ्रम था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो न जाने मुसलमानों के साथ में क्या करेगी, परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो एक बहुत बड़ी संख्या है मुसलमानों के अंदर भी एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ है जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में भी देखेंगे आप तो 4-4 अगर एमएलसी अगर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही करते हैं। तो यही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो ये तो निजी मामला है। एक तरफ से एक इमरान मसूद को लेता है, दूसरा उधर से खींच लेता है। भारतीय जनता पार्टी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले का मुसलमानों का वोट था वो इन लोगों को नहीं पड़ता था? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी पड़ता था। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा 2019 के अंदर एक बहुत बड़े गठबंधन हुआ, जिसको सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन हुआ। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तो विकेटें एकदम क्लीन बोल्ड हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, परंतु उस परिदृश्य में क्या देखा? बहुजन समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का वोट लेती थी, समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का वोट लेती थी, दोनों ने मिलकर लिया, गठबंधन हुआ। उसके बाद भी आज दोनों कहां खड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी आज 66 तक पहुंच के उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हुई है। तो ये सब वोट बैंकों का ये जो छलावा है, ये किसी प्रकार से ये प्रकार है एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग से डराया जाए, धमकाया जाए और उसके नाम पर वोटों की राजनीति की जाए। अब ये सब लोग 2-2, 3-3% अपने वोटों के इजाफे के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं।
और मैं कहता हूं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज उससे सारे लोग सहमत हैं। आज जो मुस्लिम वर्ग है, उस अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके अंदर भी एक नई उम्मीद जागी कि नहीं, जो नेतृत्व है वो वास्तव में सबको साथ में लेकर चलता है। आज जो बात जो तुष्टिकरण की होती थी, आज वो तुष्टिकरण से लेकर संतुष्टिकरण की ओर बढ़ चुकी है। जब लोगों को 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर राशन मिलता है, तो उसमें से 5 करोड़ मुसलमान होते हैं मानस भाई। जब 9 करोड़ मुसलमानों को 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान के कार्ड मिलते हैं, तो उनमें से 3 करोड़ लाभार्थी मुसलमान भी होते हैं। और ऐसे ही 45 लाख अगर आवास उत्तर प्रदेश में दिए जाते, तो उसमें से 35% मुसलमान होते हैं। तो कहीं पर भी कोई तुष्टिकरण नहीं है, उनको सरकार की योजनाओं का, जो लोक कल्याण की नीति है, उनका सीधा लाभ मिल रहा है। तो निश्चित ही तौर पर वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम समुदाय का वो जुड़ा हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। जो बाकी जो छिटका हुआ जो वोट है, वो इन दोनों की आपस की लड़ाई है। अब ये इंडिया गठबंधन बनाकर बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस को मिल जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी को मिल जाए, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल जाए, नतीजा वही आने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर सूखा साफ होने वाले हैं मानस भाई, ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। जी मानस जी, चलिए एक बार फिर से चलते हैं तारिक भाई के पास। तारिक भाई, देखिए इसमें तो शक नहीं है कि वो योजनाएं चल रही है लाभार्थी वर्ग को, उसमें मुसलमानों की एक बड़ी भागीदारी है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि निजी तौर पर मेरा एक्सपीरियंस है। चुनाव के वक्त जब मैं गया था, तो कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों का मैंने दौरा किया, तो वहां पर खासतौर से बुंदेलखंड के इलाके की बात करें, वहां पर कई लोग इस बात को लेकर के भयभीत थे कि अगर सरकार चली जाती है और कहीं सरकार दूसरी आ जाती है, तो पता नहीं ये राशन जो मिल रहा है उनको वो बंद भी हो सकता है। तो ऐसे में उनके मन में एक उनका जुड़ाव दिखा बीजेपी की तरफ। अभी आप देख रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसमें तमाम लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा, उनका फीडबैक दिया जा रहा है। उसमें भी बड़ी संख्या में लाभार्थी वर्ग है वो मुस्लिम है। तो ऐसा तो नहीं बीजेपी का प्रयास नहीं किया जा रहा है या कुछ भी हिस्सा बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो जिसको लाभ हो रहा है, जिसको कहीं से कुछ भी फायदा हो रहा है इसी की योजना के जरिए, निश्चित तौर पर उसका उस पार्टी की तरफ जुड़ाव हो ही जाता है। मन में भय रहता है कि अगर सरकार गई तो पता नहीं ये जो मिल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। क्या मुसलमानों को इस लाभ से वंचित किया जा सकता है? कोई तरीका है, आप बता सकते हैं? सरकार माननीय योजना ही बंद कर दे, सरकार बदलती है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। क्या सिर्फ मुसलमानों को किसी भी योजना से जो हिंदुस्तान का रजिस्टर्ड नागरिक है, बगैर बिफोर एनआरसी, बिफोर सीए, क्या उसको उस योजना से रोका जा सकता है लेने से उसका फायदा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ द इंडिया? कोई तरीका है? नहीं, कोई तरीका है? इज देयर एनी फॉर्मूला? कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक कार्ड बना दें भारतीय जनता पार्टी वालों का कि ये जो बीजेपी, आरएसएस और ये जो कुछ खास लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, या मुसलमान को छोड़ के बाकी लोग, इनको बेनिफिट मिलेगा या मुसलमान को नहीं मिलेगा, जिस चीज का कोई आधार ना हो। एंकर महोदय, क्या हिंदुस्तान में ऐसा किया जा सकता है कि एक वर्ग बना दिया जाए, जैसे मुसलमान है और आप लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं कि उनको लाभ मिल रहा है, चलिए ठीक है, बीजेपी चाहकर भी क्या उनको, उन टैक्स पेयर्स को, क्या उन्होंने माचिस, शैम्पू, साबुन ये सब जब खरीदा तो टैक्स नहीं दिया क्या? वो टैक्स कलेक्टर कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उस जनता को रिटर्न कैसे करती है? उस जनता को रिटर्न करती है आपकी पब्लिक वेलफेयर स्कीम से। तो अगर पब्लिक वेलफेयर स्कीम लौट कर टैक्स पेयर के पास पहुंच रही है, तो उस टैक्स पेयर का अधिकार है, हिंदू मुसलमान की बात कहां से? और लाभार्थी वर्ग अगर मुसलमान है और राशन मिल रहा है, और अगर लाभार्थी वर्ग राशन से और सरकार के कुछ योजनाओं से ही होता, तो आजादी के बाद कांग्रेस ने तमाम योजनाएं लेती आई, कांग्रेस तमाम योजनाएं, और जिसका सबको लाभ दिया, तो सारा वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो बीजेपी कहां से आ गई बीच में? मुद्दे अलग है, मुद्दा राशन नहीं, मुद्दा राशन ही नहीं, मुद्दे कुछ और हैं जो बीजेपी सेट करती है और उसका लाभ भी खूब उठाती है। मैं ये भी कहूंगा
सेट भी करती है और लाभ भी खूब उठाती है। हमको उन्हीं मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के लड़ना है और हम लड़ते आ रहे हैं। मुझे वो तरीका बताइए कि मुसलमानों को अलग कर दीजिए कि उनको राशन ना मिले, वो फॉर्मूला बता दीजिए, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा आज के बाद। मैं रिजाइन लिख दूंगा समाजवादी पार्टी को, आई विल नॉट बी द स्पोक्सपर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी विदाउट अमेंडिंग एनी टाइप ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसी बातें करते हैं लोग, ये मुसलमानों को भी मिल रहा है राशन, हमने भेदभाव नहीं किया। अरे कर सकते हो भेदभाव तो करके दिखाओ। आप बीजेपी वालों के लिए कार्ड बना दो कि जाएं पेट्रोल टंकी पे दिखाएं, ओए मैं तो बीजेपी का वो हूं सेक्टर पर भारी, तो 5 रुपए का तेल, और फलाने हैं तो उनको 110 रुपए का तेल, मोहम्मद तारिक को 110 रुपए का तेल और दीपक भाई को 5 रुपए का तेल। अगर ये संभव है तो करके दिखाओ, अगर नहीं हो सकता है तो ये चर्चा बेकार है। सभी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड है तो वो एलिजिबल है इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए। अगर आप मुसलमानों को एक्सक्लूड कर सकते हैं तो प्लीज उनको एक्सक्लूड कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए। वो तो आपको वोट भी नहीं देता, तब भी आप उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बाय चॉइस इंडिया का नागरिक है, उसके पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, उसने हिंदुस्तान को अपना मुल्क चुना। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त भी कहा था जब देश आजाद हुआ था कि हम यहीं रहेंगे और ये हमारा मुल्क है, हमने आजादी में अपना खून बहाया है तो हमें यहीं रहना चाहिए। तो मुसलमान यहां रुका, और जब रुका तो उसने वो 50-60 साल से अपने हक की चीजें ले रहा है, तो कौन सा गलत कर रहा है भाई? और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई स्कीम लेकर आती है तो आजादी के बाद एक अजूबा काम करती है कि ये स्कीम ले आए, अब इसके बाद, इससे पहले ये काम तो किसी ने किया ही नहीं। अरे कांग्रेस की 1000 स्कीमें लेके आई कांग्रेस, इंदिरा गांधी आवास और फलाना आवास, धमाका आवास, किसानों का लोन माफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब कभी नहीं बात हुई आजादी के बाद आज तक की। तो मुसलमानों को भी तो दे रहे हैं हम लोग, मुसलमानों को थोड़ी ना काट रहे हैं। अरे काटने का तरीका बताइए आप मुझको, वो कौन सा फॉर्मूला होगा? अरे तारिक भाई यही तो बदले तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। यार आप ये कर नहीं सकते ना, मुझे करने का तरीका एक बताइए, आप कैसे करोगे? मुझे वो फॉर्मूला बता दो। मैं 15 बार डिबेट में लोगों से पूछ चुका हूं कि प्लीज टेल मी द वे, कि क्या तरीका होगा जिससे मुसलमानों को एक्सक्लूड करोगे आप, जब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं आप। देखिए ये बात तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते हैं और बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया होता तो कई बार सरकारें आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात में कोई बहुत बड़े सुधार तो नहीं हुए। क्या ना ही सरकारी नौकरी भागीदारी, वो खाली आपके साथ इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर बीजेपी अगर आ गई तो उनका नुकसान हो जाएगा, इससे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहो। हमने मुसलमानों के लिए नहीं किया, ना दे हमको वोट, भाजपा दे दे वोट, दे दे वोट, मुसलमान दे दे, मुसलमान का हक और इख्तियार है मुसलमानों का वोट कहीं भी दे दे अपना। मैं मुसलमानों के इख्तियार पे, और मैं खुद भी मुसलमान हूं, मुसलमानों को इस इख्तियार पे फख्र होना चाहिए। किसी को दे दे, उसको समझ में आएगा, जिसको दे देगा। हम अपनी झोली लेके जाते हैं अपना पैकेट, सब अपना पैकेट बनाए। नावेद भाई की बहुत इज्जत करता हूं मैं, नावेद भाई हमारी बात समझ रहे होंगे कि सब लोग अपना पैकेट, कांग्रेस भी बनाए, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने भी एक पैकेट बनाया है पसमंदा मुसलमान का, लेकिन उस पैकेट में दम नहीं है। मैं कह रहा हूं दम लेके आओ कुछ, आपके पैकेट बेकार है, एकदम खाली है। भाई मैं भी पैकेट बनाई हूं अपनी, एज अ समाजवादी लीडर हम अपना पैकेट बनाए, मगर एक मुसलमान होने के नाते मुसलमानों का पूरा हक है कि वो किसी को वोट दे दे। कल भाजपा को भी दे सकता है, बिल्कुल 10% ये वोट दे ही रहा है भाई। कौन है ये लोग जो 10 दे रहे हैं? मैं मानता हूं इस बात को कि वो यही लोग होंगे जिनको आवास मिला है, जिनको घर मिला है, यही तो होंगे जो 10% दे रहे होंगे। लेकिन उनको आप हटा नहीं सकते हो, इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकते कि हमने, जब आप किसी कम्युनिटी के लिए स्पेशल करते हो तब उसका क्रेडिट लेते हो। जैसे सच्चर कमेटी की सिफारिश, जैसे मंडल आयोग की सिफारिश, ये क्या था? जैसे SC ST का रिजर्वेशन बाबा साहब, ये क्या था कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए उस आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिशों को लागू कर दिया गया ताकि वो सोसाइटी ऊपर आ जाए। और यही समता मूलक समाज का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया और सोशलिज्म मार्क्सिस्ट की डेफिनेशन है, यही सिंपल डेफिनेशन है यही। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा जो फॉर्मूला इन
को लेके आना चाहिए। फिर वो एक रटा रटाया वर्ड तुष्टीकरण, क्या है भैया तुष्टीकरण? आप बता रहे हो आजम खान को जेल भेज दिया, बहुत से लोग खुश हो गए, ये तुष्टीकरण नहीं, ये तुष्टीकरण नहीं। क्या है तुष्टीकरण? बस ये एक वर्ड आ गया हिंदुस्तान में, लोग इसी को भूले, तुष्टीकरण हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई तुष्टीकरण को छोड़िए, मैं भाजपा से कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए एक योजना बनाओ, पैकेट फेंको उनके आगे। आपका पैकेट पसमंदा के लिए था, मैं कहता हूं पसमंदा कुछ है ही नहीं, पूरा मुसलमान पसमंदा है। दे ऑल आर बैकवर्ड, सब के सब बैकवर्ड है, गरीब है। कुछ करो उनके लिए, उनकी विधानसभा चिन्हित है, कुछ करो उनके लिए। उनको तो छोड़ दिया ऐसे ही, उनको तो छोड़ दिया, और उन्होंने चॉइस किया था हिंदुस्तान में रहने के लिए। आज मुसलमान जब अपने आप को देखता है तो सोचता है अपनी क्या हो गया है, अच्छा, क्या हो रहा है, क्या गलती की है मुसलमानों ने, क्या गलती की है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने? बताइए आप, किस बात की उनको सजा देने की कोशिश की जा रही है बार बार? क्या गलती क्या है उनकी, क्या गलती है? मुझे समझ में नहीं आता है क्या गलती है। कोई गलती नहीं है, नागरिक है, उनकी गलती नहीं है। गलती किस बात की है? गलती की किसी भी उनका देखिए, मेरी बात समझिए। आप मुसलमानों की अगर फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों की ऑल ओवर हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश में फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। बीजेपी को आना चाहिए आगे, लेके आओ पैकेट, हो सकता है 70% आपको वोट देने लगे। जब कांग्रेस, मुसलमानों के योगदान पर किसी को कोई शक कभी नहीं रहा, ना इस देश की आजादी के आंदोलन में, ना ही जो भारतीय सेना में जो जितने भी रहे हमारे वीर सैनिक, ना कभी उनकी निष्ठा पे, ना उनके कभी पराक्रम पे, ना देश के दूसरे हिस्सों में जो भी अलग अलग सेक्टर्स में जो भी मुस्लिमों का योगदान रहा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस देश में अब्दुल कलाम साहब जैसे धरोहर हमारी देश की है, जिन पर पूरी दुनिया नाज करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी गलती कभी किसी धर्म की नहीं होती, गलती किसी इंसान की हो सकती है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बहुत दम नहीं है। लेकिन कुंवर सिंह निषाद साहब, ये जो आप बार बार कहते हैं ना कि घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, अजय राय जी भी कह रहे हैं घर वापसी कर लीजिए, आजम खान साहब तो भी कहते हैं आ जाइए, सब लोग कहते हैं आ जाइए, क्यों आ जाए मुसलमान आपके साथ? डिवाइस अनम्यूट करिए आप, कुंवर सिंह निषाद जी। मानस जी, मुस्लिम समाज इतना नासमझ नहीं है, और हम तो इतना स्पष्ट मानते हैं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा जागरूक कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है। मैंने नहीं देखी इतनी एकता, नहीं देखी वोट डालने के लिए इतनी जुझारूपन। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज एकजुट होकर वोट डालता है, वो अपने हक अधिकारों को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, उसके बाद वोट करता है। कौन उसके लिए हितकर है, कौन उसके लिए हितकर नहीं है, लेकिन हमारे कहने मात्र से मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा, ये तो मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हम तो सर्वमांगीण इस समाज को उस नजरिए से देखते हैं, हम सभी को साथ लेके चलना चाहेंगे। अभी तारिक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इतनी सारी योजनाएं चलाई, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज की अपनी इच्छा थी तो वो वहां पर गया। अभी मुस्लिम समाज की आगे 2024 में जिस प्रकार की इच्छा रहेगी वो वहां पर जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। और किसी भी पार्टी के मुद्दों पर सकारात्मक कैंपेन पर ही कोई समाज, कोई वर्ग उसके साथ जुड़ने का काम करता है। और रही बात अभी आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया था, मोदी जी ने कहा था कि भाई हम सबको साथ, सबका साथ और सबके विकास की बात कही थी। और मोदी जी ने 2013 में बयान दिया था कि कुत्ते का पिल्ला मर जाता है तो उस पर ज्यादा दुख नहीं जताया जाता। तो इस प्रकार की सोच, मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। और उसी चीज को कुंवर निषाद जी आप गलत कोट कर, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि बाद में उसकी उनकी कई बार सफाई भी आई। उन्होंने कहा था कि गाड़ी में दुर्घटनावश अगर कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है पहिए के नीचे तो बेहद अफसोस होता है। तो आप लोग तो इंसान की बात कर रहे हैं, मानस जी, मैंने बात वही कही, लेकिन मैंने कम शब्दों में कहा, आपने विस्तार पूर्वक कहा। लेकिन उस साल से लेके आज तक 10 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की अगर मानसिकता दिखती है तो रमेश बिधूड़ी के रूप में संसद में दिखती है। संसद में उनके सभी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनके सामने संसद में रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा, जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है।
लेकिन हमारी सोच ये है कि हम सबको हिस्सेदारी, सबको भागीदारी, सबको हक सम्मान सबको मिलना चाहिए। हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान और हमसे पूरा हिंदुस्तान, इस तरह की सोच महात्मा गांधी जी की रही है और इसी को लेकर हम साथ में जाएंगे। और एक चीज और स्पष्ट मैं मानस जी कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई दरार नहीं आने वाली है और एक 11 मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिस प्रकार का वोट भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में बोला है, हम उसको साथ में लेके जाएंगे और उसके वोट मांगेंगे। यही सच अगर आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले स्वीकार कर लेते तो शायद हालात कुछ दूसरे होते, लेकिन उस वक्त तो कौन अखिलेश वखिलेश और सब तमाम तरह की बातें और चिरकुट नेता टाइप के बयान आ रहे थे। तो ये तो अब मजबूरी हो गई है। देखिए 5 राज्यों की चुनावी हार ने आपको भी, समाजवादी पार्टी को भी, दूसरे लोगों को भी ये समझा दिया है कि मिलकर रहोगे तो ही फायदा है। अगर अलगाव हुआ तो नुकसान आपका है, फायदा बीजेपी का है, आपके हाथ से राज्य चलेगा। चलिए बघेल साहब, आपके पैकेट में क्या है मुसलमानों के लिए? मानस जी, हमने तो पहले ही कहा था, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम तो संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और हम जो योजनाएं लेकर आए वो सबके लिए लेकर आए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष समुदाय के लिए, विशेष वर्ग के लिए, विशेष धर्म के लिए कोई किसी प्रकार की कोई योजनाएं लेकर आई जाए। परंतु मैं इन दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अभी कुंवर निशांत जी ने कहा था कि 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 11 तो आप हो जाओगे, पर 2 मिलकर 11 हो जाओगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपका परिदृश्य है, इस बात को मान ले, मैं आज कह रहा हूँ। और ये आपको जब नतीजा आ जाएगा उसके बाद भी हम डिबेट में मिलेंगे तो 9, 2, 11 याद रखना आप। 1 और 1 11 याद नहीं रहेगा। अब बात मुसलमानों की करते हैं। महाराज भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण बहुमत के साथ में आई तो अभी आई 2014 में, उससे पहले भी हमने एक बार 4 साल की सरकार चलाई और किस तरह से चलाई वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। सब चर्चाओं में नहीं ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 60 वर्ष पूरे देश पर, 60 वर्ष। अगर एक क्षेत्र किसी ने राज किया और एक क्षेत्र किसी ने सरकार चलाई तो वो कांग्रेस पार्टी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज भी मुसलमान का बच्चा पंचर लगाते हुए क्यों नजर आता है? आज भी मुसलमान का बच्चा किसी दुकान पर काम करते हुए क्यों नजर आता है? क्यों मुसलमान का 4 साल का, 5 साल के बच्चे को काम पे भेज दिया जाता है, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता? क्यों लगातार आज भी मुस्लिमों की पिछली स्थिति बनी हुई है इतने सालों तक एक पार्टी के सरकार में रहते हुए, जो आज विशेष रूप से प्रेम दिखा रही है अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति? भाई अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो इनकी भी 4 बार की सरकार रही, 12 से लेकर सरकार रही 17 तक और बहुत मजबूत सरकार रही। उसमें इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस दौरान भी इन्होंने कितना मुस्लिमों को या मुसलमान बच्चों को या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जिनकी ये बात लगातार इस मंच पे कह रहे हैं कि हमने उनको मजबूती देने का काम किया हो, तो एक काम किया हो तो ये पता है हमारे ऊपर कि इन्होंने एक काम कर दिया हो, उनको ये मजबूती कर दी। आज उस बच्चे को अगर डिजिटलाइजेशन के साथ में और मॉडर्नाइजेशन के अगर साथ में कोई जोड़ने का काम करता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इस विचार के साथ में आज हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से ज्यादा करोड़ रुपया मदरसों के मॉडर्नाइजेशन में लगा। वो जो बच्चा जो तालीमी शिक्षा ग्रहण करता था, आज वो फिजिक्स की भी शिक्षा ग्रहण करेगा, मैथ्स की भी शिक्षा ग्रहण करेगा, साइंस की भी शिक्षा ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि वो तालीमी शिक्षा तक रह जाएगा तो वो आईएएस क्लियर नहीं करेगा, वो पीसीएस क्लियर नहीं करेगा, वो किसी सरकारी नौकरी को क्लियर नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है वो कोई उलेमा बन जाए, कोई मौलाना बन जाए, पर क्या सब उलेमा और मौलाना तो नहीं बन सकते। अगर किसी भी समाज की, किसी भी वर्ग की अगर आपको परिस्थिति ठीक करनी है तो उसका सरकारी नौकरियों में भागीदारी होना सुनिश्चित होना चाहिए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर वो कार्य कर सकता है वहां से वो उस समाज को आगे लेकर जा सकता है, उन क्षेत्रों में उन्हें आना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी, नेतृत्व में भी आना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के पास जितने एमएलसी नहीं है ना, उससे 4 एमएलसी हैं जो मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं। दानिश अंसारी जो एक छात्र थे, एक छात्र जीवन में एक संघर्ष करते हुए निकल कर आए, उनको आज मंत्री बनाया गया। वो आज अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे जब नेतृत्व को बाहर आता तो वो आगे समाज को लेकर चलते हैं। और रही बात देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात, तो देखिए आज भी सबसे ज्यादा अगर कारीगर किसी समाज के अंदर तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कारीगर के रूप में काम कर रहे हैं। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्यक्रम सरकार लेकर आई, उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको होने वाला? उन्हीं मुसलमान के बच्चों को होने वाला, उन्हीं परिवारों को होने वाला जो हस्त कारीगर है। भदोही का कालीन हो, आगरा का पेठा हो, अलीगढ़ का ताला हो, इन सब में कौन लोग लगे हुए हैं? यही लोग तो लगे हुए हैं। विश्वकर्मा योजना हम किसके लिए लेकर आए? ऐसे ही लोगों को लेकर आए। अभी मेरे तारिक भाई ने बड़ी बात कही, कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिससे किसी भी प्रकार से हम इन लोगों को वंचित कर सके। आप फॉर्मूला का बहुत है तारिक जी, ऐसे ही आप डिबेट छोड़ दीजिए, हम बता देंगे। बहुत आसान है। सरकार में रहते हुए बताइए कौन सा काम कठिन है?
आज सरकार में आएंगे, आप अप्लाई करेंगे, हम निरस्त कर देंगे। कोई लोग योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बड़ा आसान है। आएगा तो मंत्रालय में ही ना कोई भी कागज, अगर निरस्त करना होगा तो 50 तमाम उस पर आख्या लगा के उसको निरस्त किया जा सकता है तारिक भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य संतुष्टिकरण है, क्योंकि तुष्टिकरण होता वो आपका उद्देश्य था। जिस तुष्टिकरण की बात करें, तुष्टिकरण हम नहीं लेकर, तुष्टिकरण। बघेल साहब, आपकी पूरी बात आई, हम लोगों ने सुना, समय बहुत कम है। एक लास्ट कमेंट नावेद शिको साहब से लेना चाहेंगे। नावेद शिको साहब, बड़ा संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जिस बात का जिक्र दीपक बघेल जी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 1 और 1 11 नहीं बल्कि 9 2 11 हो जाएंगे, इस लाइन के पीछे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। यानी ये दोनों मिलने के बाद भी बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इनका आपसी टकराव है, या यूं कहे कि अभी तक का जो 10 साल का जो चुनाव का जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं, उसमें कोई फार्मूला, कोई गणित काम नहीं आने वाली। बिल्कुल सही कहा बघेल जी ने। ऐसी स्थितियां लग रही हैं जो टकराव और आपसी सामंजस्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बन पा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में ये धराशायी हो सकते हैं। ये हो सकता है गठबंधन या समाजवादी पार्टी कांग्रेस। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है ही, उत्तर प्रदेश उसकी आत्मा बन गई है। सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी में। यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर एक होके नहीं लड़ पाए तो कोई ताजुब नहीं कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। एक चीज मैं तारिक भाई को भी बताना चाहूंगा और निशाद जी को भी बताना चाहूंगा कि इनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। ये इनके पास अगर कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो कम से कम मिलजुल के लड़ो। अखिलेश यादव जी अगर सोच रहे हैं कि मेरा जनाधार खत्म हो जाएगा, तो साहब अगर आप हार गए, विपक्ष बुरी तरह से हार जाता है, लचर बिल्कुल अगर विपक्ष तैयार होता है लोकसभा के बाद में, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब जेल में चले जाएंगे। ये स्थितियां नजर आ रही है। अगर सेकंड लाइन के सारे नेता जेल जा रहे हैं, सिसोदिया जा रहे हैं, आजम खान जा रहे हैं, तो फ्रंट लाइन के भी चले जाएंगे, पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भैया टकराव मत कीजिए, और स्थितियां इसी में आपके पक्ष में होंगी कि आप मिल के लड़ो। अगर मिल के लड़ोगे तो वोटों का बिखराव भी नहीं होगा। एक बात मैं मानसपाल जी, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रहा हूं कि स्थितियां जिस दिशा में इनको काम करना चाहिए उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए का कुनबा बिखरने वाला है। निशाद जी अभी सड़क पे निकलने वाले एक हथियार लेके, ये सब इनको कुछ नहीं पता। ये जो इनका मुद्दा है जाति की जनगणना, जो इनका मुद्दा है आरक्षण, उसको लेकर ये जमीन पे काम नहीं कर रहे। उसको लेकर मुद्दा आपने उठाया, विपक्ष ने उठाया, और काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमजोरियां पनप रही हैं, उसको भाप ही नहीं है पा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, संजय निषाद जो हैं वो सरकार के खिलाफ सड़क पे निकलने वाले हैं। ये स्थितियां विपक्ष को नहीं पता। अगर विपक्ष मिलकर लड़ रहा होता तो जाति का मामला सचमुच उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत तेजी से फैल सकता था। और साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि चर्चा को ही विराम देना का समय पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दीपक बघेल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक खान साहब, आपका भी, और कुंवर सिंह निषाद जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट बैंक के लिए मचे सियासी घमासान की। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक उसके पाले में आ जाए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने इस मजबूत वोट बैंक को, अपने इस मजबूत किले को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि बीते 10 सालों के में लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास कर रही है। 100 में से 10% के करीब कामयाबी वो हासिल कर चुकी है। बीते विधानसभा चुनाव या बीते लोकसभा चुनाव की हम बात करें, और उसका प्रयास अब इसको और आगे ले जाने का। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर के क्या स्थितियां बनेंगी, अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए, इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी विषय नए के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।